टू माय यूट्यूब चैनल विद्यानम क्लासेस। आज हम लोग सीटेट ईवीएस 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे। ये ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हो रहा था उसका पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है। देखिए किसकी बात कर रहा है, ठोस अपशिष्ट पदार्थ की। तो पहला है भराव क्षेत्र, दूसरा खाद बनाना, तीसरा कृमि खाद बनाना या चौथा भस्मीकरण। देखिए ये जो ठोस पदार्थों का निस्तारण अगर भस्मीकरण द्वारा किया जाए यानी इंसिनरेशन, भस्मीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंसिनरेशन, अगर इसके द्वारा किया जाता है तो क्या करता है, वायु में प्रदूषण फैलाता है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह स्थान जो कि दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है, स्थानीय लोगों में क्या कारण होगा, पुनर्वास, विस्थापन, प्रत्यावर्तन या पुनर्स्थापन। देखिए जब क्या होता है कि किसी दीर्घ काल तक कोई चीज़ें प्रभावित होती हैं, बाढ़ होता है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, विस्थापित कर जाते हैं, ठीक है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, टैपियोका का दूसरा नाम है मूली, कप्पा, अदरक या शकरकंदी। देखिए आप लोग को पता है कि मूली, अदरक और शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो, ये क्या है, अलग है, लेकिन जो टैपियोका है उसका दूसरा नाम क्या है, कप्पा। क्या नाम है, कप्पा। अगर और बात करें तो ये कप्पा किस भाषा में है, मलयालम, ठीक है। और ये टैपियोका मेनली कहाँ पाया जाता है, केरल। अगर बात करें कि कप्पा का और दूसरा नाम क्या है, तो मारा चेनी, ठीक है, नी। नेक्स्ट देखते हैं, हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है, सोमजैन, लिंगहुफैन, मापू टोफू या सुशी। देखिए हांगकांग में जो डिश है वो कौन सी है, लिंगहुफैन। और इस डिश में क्या होता है, सांप का मांस होता है। इसमें क्या होता है, सांप का मांस होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, लिंगहुफैन। नेक्स्ट देखते हैं, पक्षी की किस प्रकार की चोंच मांस को काटने और खाने के काम आती है, तिकोने आकार की चोंच, सीधी और पतली चोंच, हुक जैसी चोंच या लंबी पतली सुई जैसी चोंच। तो देखिए बात किसकी कर रहा है, मांस को काटने और खाने की। तो किस तरह की चोंच होनी चाहिए, यह है हुक जैसी चोंच, हुक जैसी चोंच यानी ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है कि जल्दी से कौन सा नाश्ता बनता है, ठीक है। तो शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा, अंडे का सैंडविच, कस्टर्ड क्या होता है, जैसे मिल्क और कस्टर्ड पाउडर, उसमें कई सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के बनाते हैं। फिर तीसरा है डोसा, चौथा है भेलपुरी, जिसमें इन चारों में सबसे जल्दी कौन बन जाएगा, तो वो है भेलपुरी। भेलपुरी क्या होता है, जो मुरमुरा होता है ना, कुछ लोग मुरमुरा बोलते हैं, कुछ लोग इसको लाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी में प्याज, नमकीन ये सब डाल के जब बनाते हो तो इसे भेलपुरी बोलते हैं। नेक्स्ट, पट्टचित्र की कला किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग या हस्तशिल्प है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात या महाराष्ट्र। देखिए जो पट्टचित्र है ये चित्रकला कहाँ से संबंधित है, उड़ीसा से, ठीक है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे कौन सी पेंटिंग फेमस है, वर्ली या फिर एक है चित्रकाठी। महाराष्ट्र से कौन सा संबंधित है, चित्रकाठी। अगर बात की जाए मधुबनी, तो ये किससे संबंधित है, बिहार से। देखिए जितने भी चित्रकलाएं या पेंटिंग है जो सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है उसका मैंने एक वीडियो में बना दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग उसको जाकर देख लीजिए। नेक्स्ट, महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समय को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर है, ब्रोकली, सोयाबीन, काली मिर्च, स्ट्रॉबेरी, संतरा, सोयाबीन। देखिए सोयाबीन में प्रोटीन सी नहीं, अरे विटामिन सी नहीं बल्कि इसमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में होता है। दूध, स्ट्रॉबेरी, नींबू या फिर ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, नींबू। तो देखिए किसमें सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलता है, तो ऑप्शन 4 ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी एंड नींबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में झूम कृषि की प्रथा सामान्य है, उड़ीसा, मिजोरम, बिहार या उत्तराखंड। तो देखिए झूम कृषि यानी ट्रांसफॉर्मिंग खेती, इसमें क्या होता है कि मेनली ये पहाड़ों इलाकों में होता है। उसमें क्या करते हैं कि किसी एक जगह पे खेती करते हैं, उसके बाद जब वो पैदावार हो जाती है तो उसको छोड़ के वो दूसरे जगह जाते हैं, जंगल को साफ करते हैं, फिर वहाँ पे खेती करते हैं। इसमें मेनली जुताई का काम नहीं होता है। तो ये झूम कृषि कहाँ की प्रथा है, तो ये है मिजोरम। देखिए जितने भी इंडिया में ईस्ट साइड के स्टेट हैं वहाँ पे झूम कृषि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने से संबंधित पर्व हैं, यानी जो फसल काटने से संबंधित पर्व हैं वो दक्षिण भारत में कौन कौन से हैं? पोंगल, उगादि, बिहू, लोहड़ी, या ओणम, पोंगल, बिहू, लोहड़ी, ओणम, पोंगल, उगादि, विशु, या ओणम, बिहू, उगादि, विशु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओणम, पोंगल, उगादि और विशु। ये क्या है? फसल काटने से संबंधित पर्व हैं। नेक्स्ट, वर्ली जनजाति वर्ली कला के लिए प्रसिद्ध है, जो कि बनती है घास और पत्थरों से, बांस और पत्थरों से, गाय के गोबर और मिट्टी से, या मिट्टी और पत्थरों से। तो देखिए जो वर्ली जनजाति है कहाँ पाई जाती है? मेनली महाराष्ट्र में। तो ये जो इनकी जो चित्रकला है या जो भी कला है वो किसके हेल्प से बनाई जाती है? तो वो गाय के गोबर और मिट्टी से बनाई जाती है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किन राज्य समूहों से कर्क रेखा गुजरती है? तो देखिए पहले हम लोग इंडिया का मैप बनाते हैं, फिर समझते हैं। ठीक है, देखिए कर्क रेखा जो है इसको और ऊपर ही रहेगा। ठीक है, कर्क रेखा जो है ये ऐसे ही गुजरती है यहाँ से। ठीक है, तो जो कर्क रेखा है वो मेनली 8 स्टेट से गुजरती है। ठीक है, कितने राज्यों से गुजरती है? 8। पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, हम लोग लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, यहाँ पे गुजरात, फिर राजस्थान, ठीक है, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिज़ोरम। ठीक है, यहाँ पे त्रिपुरा, यहाँ पे मिज़ोरम, यहाँ पे त्रिपुरा है और यहाँ पे मिज़ोरम। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट से होके ये जो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे होती है। तो देखिए ये जो इतने राज्यों से होकर जाती है, तब इसमें से हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा राइट आंसर है। तो ये है 2, छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड। नेक्स्ट, अजय भोपाल में है और उसे गंगटोक और पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित रहना है। जहाँ पर अजय है वहाँ से गंगटोक और पुडुचेरी की स्थिति क्या है? देखिए अगर देख लें हम लोग मैप, देखिए आप लोग अगर मैप की हेल्प से अगर ये सब क्वेश्चनों को पढ़ेंगे तो आपको ये लंबे समय तक अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार अपना इंडिया का मैप अपने घर में या कहीं भी जहाँ पे पढ़ते हो उसको लगा लीजिए, ताकि आपको आसानी हो। अगर आपका ये वीक हो कि हाँ कौन सा स्टेट कहाँ पे है या कि ये चीज़ कहाँ पे है, तो अब इसकी हेल्प ले सकते हैं। देखिए अजय भोपाल में, भोपाल यानी यहाँ पे होगा एमपी में। ठीक है, पूछ रहा है कि उसे गंगटोक यानी यहाँ पे और पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना, यानी यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ। तो अगर वो गंगटोक में जाएगा तो कहाँ जाएगा? ये है उत्तर पूर्व। अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। तो ये कहाँ होगा? उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। फिर ये जो पुडुचेरी है कहाँ है? दक्षिण पूर्व। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है? क्या है? सबसे छोटा प्रवासी है और कहाँ से आता है? उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से। सीख पर बत्तख, छोटे मत्स्य कुर्री, हंसावर या छोटी जलरंट? तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा? छोटी जलरंट। ये क्या है? सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। उसके मित्रों ने उसे वहाँ से इटालियन चीज़ यानी चीज़ लाने के लिए कहा और कहा कौन सी तकनीकी चीज़ को सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम है। देखिए ये बात कर रहा है कि जैसे इटली से उसको क्या लाने के लिए कहा गया है? चीज़। तो वो चीज़ लाने के लिए ताकि वो ख़राब ना हो, उस पर कौन सी तकनीकी यूज की जाएगी? डब्बा बंद, निर्जलीकरण, लवड़न यानी साल्टिंग या निर्वात पैकिंग। तो किसके थ्रू लाएगी? निर्वात पैकिंग। वैक्यूम रहेगा, उसमें कोई एयर का रोल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थी का कैसे शिक्षण करेगी? आवाज़ में संदेश साझा करके, ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, सहपाठी द्वारा व्याख्या या मूर्त अनुभव का उपयोग करके। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि देखिए वो क्या कह रही है कि दृष्टिबाधित को कैसे मतलब
शिक्षित करेगी। तो पहला है आवाज़ में संदेश साझा करके, सही बात है भाई, अगर किसी को नहीं दिखा रहे तो आवाज़ों के थ्रू उसको समझाएंगे। दूसरा है ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, ये भी सही है। या सहपाठी द्वारा व्याख्या, ये भी सही है। लेकिन मूर्त अनुभव का उपयोग करके, देखिए मूर्त अनुभव यानी जो चीज़ें हम देख रहे हैं बस उसको देख के हम अनुभव कर लें, तो ये चीज़ें गलत है। तो ऑप्शन डी गलत होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी एंड सी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए, देखिए श्रवण बाधित यानी जिनको सुनने में परेशानी हो, तो उनके लिए क्या है? पहला है ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए, सही बात है। फिर है केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करके, देखिए ये एग्जैक्ट सही नहीं है, ठीक है। थर्ड है उपशीर्षकों और साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना, ये भी ठीक है। अधिक दृश्यों का प्रयोग करना, भाई अगर बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम है तो उसको अधिक से ज़्यादा दिखाकर चीज़ों को समझाएं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी एंड डी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट, सेवापूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे? रचनात्मक आकलन उपकरणों का, योगात्मक आकलन उपकरणों का, स्व आकलन उपकरणों का, या रचनात्मक और योगात्मक आकलन उपकरणों का। देखिए जो सेवापूर्व शिक्षक होते हैं, जैसे बीएड बीटीसी जो हम लोग ट्रेनिंग एज ए टीचर से पहले जो हम लोग ट्रेनिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेवापूर्व शिक्षक। तो इसमें कह रहा है कि नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि के जानने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो देखिए वो टीचर किसका उपयोग करेंगे? स्व आकलन यानी सेल्फ असेसमेंट। नेक्स्ट है एक ईवीएस अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप है? चित्र के साथ चार्ट तैयार करना, बीज को गमले में लगाना, मुंह से अंकुर को निकलते हुए देखना, या वीडियो क्लिप देखना। अगर बात की जाए कि अंकुरण विधि कैसे होता है, तो इसका सबसे अच्छा क्रियाकलाप है कि आपको उसके अंकुरण होते हुए देखिए, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट है एक ईवीएस की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न के कटोरों में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उनको एक की सीट तैयार करने के लिए कहा जिसमें वे उस भोजन को खाने के लिए आने वाली पक्षियों का ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है छात्रों को घर में व्यस्त रखना। देखिए अगर छत पे एक कटोरी में अनाज रखने के लिए शिक्षक करे तो किस लिए करें? छात्रों को घर में व्यस्त रखना नहीं, छात्र को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो कि लुप्त होने के कगार पे हैं, ये भी छोड़ दीजिए। पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना, या फिर जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति उनके मन में बिठाना। देखिए ये नहीं है। देखिए सबसे अगर एग्जैक्ट आंसर की बात करें तो देखिए वो पक्षियों की जातियाँ की कौन कौन सी हैं, उनके खान पान की आदतें और इन सब के प्रति क्या है? अवलोकन कौशल का विकास करना, ताकि वो उनमें वो जागृत हो सके। क्या? अवलोकन कौशल, ठीक है। नेक्स्ट, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सव पर विचार विमर्श किया। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम हैं और पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रहा या रही है? हमारे जीवन में उत्सवों के मूल, विभिन्न संस्कृतियों में एकता, उत्सव में कोई सांस्कृतिक या प्रादेशिक अवरोध नहीं होता है, या उत्सव हमें शांति और आनंद देते हैं। देखिए इसमें ये भी है, दूसरा और लास्ट सही है। लेकिन क्या है कि अगर हम कोई उत्सव मना रहे हैं तो उसमें ये नहीं है कि सांस्कृतिक और प्रादेशिक अवरोध हो, ठीक है। सबको उत्सव मनाने और हंसी खुशी मिलजुल कर मनाना चाहिए। तो ऑप्शन सी गलत है, बाकी ए बी डी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी डी। ऑप्शन ए, इसमें देखिए अवरोध नहीं होता, यहाँ पे है नहीं है ना, यानी सी भी सही है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर है एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकियों का शिक्षण दे रही है। उसके लिए उत्तम रणनीति कौन सी होगी? अपने आप विभिन्न संरक्षण विधियों के प्रतिरूपों का चार्ट बनाकर उसका उपयोग करना, या फिर भोजन के उन नमूनों का प्रदर्शन करना जिन्हें संरक्षित किया जाता है, या विभिन्न संरक्षण विधियों का पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण करना, या छोटे छोटे वीडियो क्लिप दिखाना, या फिर आस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन करना। देखिए इसमें पूछ रहा है कि भोजन संरक्षण की तकनीकी जो है उसके लिए सबसे उत्तम रणनीति क्या होगी। तो देखिए आप क्या करेंगे? आसपास भ्रमण करेंगे, अलग अलग घरों में संरक्षण विधियों का अवलोकन करेंगे, ठीक है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है एक ईवीएस की शिक्षिका एनसीईआरटी के पाठ 2 फुलवारी को पढ़ा रही है। शिक्षण
शिक्षण के लिए वह निम्न में से किस संसाधन का उपयोग कर सकती है? देखिए, अगर वो पढ़ा रहे थे किसका, भारत का मानचित्र, मधुबनी चित्रकला, विभिन्न स्थानीय फूल या कार्यप्रत्ता। तो जो शिक्षक है वो किन किन चीज़ों का उपयोग कर सकती है? तो वो इन सब चारों चीज़ों का उपयोग कर सकती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावकारी है? वाद विवाद, समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना, पोस्टर प्रस्तुति या नारे लिखना। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि अनधिकार शिकार के लिए संवेदनशील करने के लिए कौन सी विधि प्रभावकारी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावकारी तरीका कौन सा है? सामाजिक मीडिया, नुक्कड़ नाटक, समाचार पत्र या रेडियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नुक्कड़ नाटक। ठीक है, क्योंकि ये जो है व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि, ठीक है, इसको विद्यार्थियों को संवेदनशील करने के लिए क्या किया जाता है? नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठचर्या आधारित होनी चाहिए। पर्यावरण अधिगम या पर्यावरण, इसमें क्या होगा? पर्यावरण के लिए अधिगम, देखिए पर्यावरण के बारे में अधिगम होगा, फिर पर्यावरण के माध्यम से अधिगम या पर्यावरण के लिए अधिगम। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले हैं। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे पौधों को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उनमें बहार आती है। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकास करना चाहता है? देखिए क्या कह रहा है कि बगीचे में कुछ फूल, गुलाब के फूल पौधों को ढूंढने के लिए कहता है। फिर क्या कहता है कि छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं लगे हैं। तब अब क्या है, उसे निर्देश दिया कि पौधों को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उनमें बहार आती है। यहाँ पर अध्यापक क्या विकास करना चाहता है? प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल, छात्रों में जिज्ञासता, फिर है प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे देखना या फूलों के पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना। देखिए अजूबे देखना और आनंद लेना ऐसा कुछ सही नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं। एक ईवीएस शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की। वह छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती है? जैसे कभी कभी होता है ना कि जाम लगा हुआ है चौराहे पे, तो लोग अपना इंजन नहीं बंद करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या हो, शिक्षक छात्रों को क्या मतलब संदेश देना चाहती है? वायु और ध्वनि प्रदूषण, सही बात है। और नवीकरणीय संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना, ये भी सही बात है। प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, ये भी सही बात है। या फिर सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है। तो क्या है? इन चारों सही है, ABCD चारों सही है, ठीक है। नेक्स्ट, एक शिक्षिका को अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। उस चर्चा का उद्देश्य क्या है? छात्रों की सृजनात्मकता में वृद्धि करना, स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना, स्थानीय विक्रेता की सहायता करना, या यह साझा करना कि यह वस्तुएं सस्ती होती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि देखिए क्या कह रहा है कि आपको घरों को पर्वों के दौरान सजाना है, तो जिसमें स्थानीय पदार्थों का उपयोग करना है, तो उस पर आप क्या करेंगे? छात्रों की सृजनात्मकता का वृद्धि होगी। देखिए अगर घर को सजाना है तो इंसान अब क्रिएटिव होगा, सोचेगा कि हाँ कहाँ पे क्या लगाएं, कैसे सजाएं, तो ये बात सही है। फिर है स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना, ये भी सही बात है। स्थानीय विक्रेता की सहायता करना, भाई जो विक्रेता है, स्थानीय विक्रेता है, उनकी भी सहायता करेंगे आप अगर चीज़ों को खरीदेंगे तो। फिर यह साझा करना कि यह वस्तुएं सस्ती होती हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़ों को इकट्ठा कर सकता है? ठीक है, उपाख्यान अभिलेख, पेपर पेंसिल परीक्षण, कार्यपत्रक या कर्म निर्धारण मापने। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़ा इकट्ठा कौन कर सकता है? तो ये है उपाख्यानात्मक अभिलेख। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो देखिए आज के लिए इतने ही 30 क्वेश्चन है। थैंक यू टू ऑल।